हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन के बारे में स्टार्ट किया था। इसके 2 पार्ट हो चुके थे, ये तीसरा पार्ट है। पढ़ा था कि जीव में होने वाला जो भी शारीरिक रूप से, संरचनात्मक रूप से या व्यवहारात्मक रूप से परिवर्तन होता है, जिसमें जीव उस परिस्थिति के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं, उसको एडॉप्टेशन कहा जाता है। संरचना के आधार पर जिसमें जीव अपनी संरचनाओं में परिवर्तन करते हैं, मतलब परिस्थितियाँ जब रहने के अनुकूल नहीं हो जाती तो वो प्रवास करके दूसरे स्थान पर शरीर के आधार पर परिवर्तन इस तरह करते हैं कि वो अपने जैविक क्रियाओं में परिवर्तन करते हैं और व्यवहार के आधार पर जीव जो जिस परिस्थितियों में रहने की परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाती हैं उस स्थान के प्रति आगमन कर जाते हैं। फिर उसके बाद प्रवासन पड़ा था, फिर छद्म आवरण पड़ा था और आज हम लोग कुछ नियम कुछ लोगों ने बताए हैं उसके बारे में देखते हैं। अनुकूलन के नियम हैं। सबसे पहला नियम किसने दिया था? वर्गमान ने दिया था। तो अपन लोग लिखते हैं, समझा रहा हूँ वर्गमान ने क्या कहा है। वर्गमान का नियम क्या है? वर्गमान ने बताया कि जो भी ठंड प्रदेश में रहने वाले गर्मोदर प्राणी होते हैं उनके उनके शरीर का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। ठंड प्रदेश में रहने वाले ठंड प्रदेश में रहने वाले जो गर्म रुधिर प्राणी होते हैं, प्राणियों के जो शरीर होता है, शरीर का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। ये किसने कहा? वर्गमैन ने कहा, बड़ा होता है। ये वर्गमान का नियम है। उन्होंने कहा था कि जो भी गर्मोत्तर प्राणी होते हैं जो ठंड प्रदेश में रहते हैं उनके उनके शरीर का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। एक नियम और दिया वर्गमान ने। वर्गमान का नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहलाता? एलन का नियम है। किसका नियम? एलन का। पूरा लिख देता हूँ मैं, एलन का नियम। इन्होंने क्या कहा है कि जो ठंड प्रदेश में रहने वाले जंतु होते हैं उनके पंजों तथा कान का आकार क्या होता है? छोटा होता है, जो कि मैं पहले डेफिनेशन में बता चुका हूँ। ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं के पंजे, कान का आकार छोटा होता है। पंजे तथा कान छोटे होते हैं जिससे वे चलने के लिए और उनको ठंड कम लगे उसकी परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो। तीसरा नियम होता है ग्लोगर का नियम। किसका नियम है? ग्लोगर। ग्लोगर का नियम। इन्होंने क्या कहा है कि जो भी गर्म तथा आर्द्र परिस्थितियाँ होती हैं उसमें रहने वाले जो जंतु होते हैं गर्म तथा आर्द्र परिस्थिति में, तो उसमें क्या होता है? मेलेनिन का आकार क्या हो जाता है? ज़्यादा निर्माण होता है, जिसकी इनकी त्वचा का रंग क्या हो जाता है? गहरा हो जाता है। गर्म तथा आर्द्र परिस्थितियाँ, गर्म तथा आर्द्र जो भी परिस्थितियाँ होती हैं गर्म तथा आर्द्र परिस्थितियों में रहने वाले जंतुओं में मेलेनिन, ये गहरा रंग होता है जो आपकी त्वचा के ऊपर पाया जाता है।
इसमें आदमी जिसके पास जितना ज़्यादा मेलेनिन होता है उतना ही ब्लैक होता है। मेलेनिन का निर्माण ज़्यादा होने से इनकी त्वचा का रंग क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है। इनकी त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। 3 हो गए जो बर्गमैन ने नियम दिया था, उसके बाद एलन ने दिया था, फिर ग्लोगर ने दिया था। फिर पादपों में अनुकूलन कैसे होता है इसके बारे में समझा रहा है। पादपों में अनुकूलन, पादप होते हैं ना जो किसी विशेष आवास हो, जैसे तापमान हो या पोषण हो, तो पदार्थ अपनी उपलब्धता के लिए जल तथा प्रकाश की मात्रा का क्या करते हैं, परिस्थितियों को परिवर्तन करने के लिए अनुकूलन करते हैं। जैसे वो अपनी परिस्थितियों को अपने प्रति क्या कर देते हैं, अनुकूल बना लेते हैं। अनुकूलन कैसे होता है पादपों में, पौधे या पौधों में किसी विशेष आवास, जहाँ पर वो क्षेत्र जिस क्षेत्र विशेष में रहते हुए उनका आवास क्या कहलाता है, आवास, तापमान और क्या कहलाता है, पोषण, पदार्थों की उपलब्धता होती है। जहाँ पे उपलब्धता, पोषण पदार्थ की उपलब्धता, जैसे जल हो गया, जल तथा प्रकाश, जल तथा प्रकाश की मात्रा के अनुसार, जल तथा प्रकाश की मात्रा के अनुसार इस प्रकार परिवर्तन करते हैं, इस प्रकार परिवर्तन करते हैं कि ऐसी परिस्थिति में वह आसानी से रह सके। अपने आप में ही परिवर्तन करते हैं, ऐसी परिस्थिति बनाते हैं जहाँ पर उनको तापमान, उचित पोषण मिल सके, जिस परिस्थिति के वह प्रतिभा क्या कर सके, आसानी से रह सके, आसानी से रह सके। फिर पोषण के लिए कैसे हम अनुकूल अपने आप को बनाते हैं, जैसे पादपों में क्या कर पोषण के लिए अनुकूल कैसे करते हैं अपने आप को। नेक्स्ट हेडिंग है, कैसे करते हैं पोषण के लिए अनुकूल। ये लोग आप मेरे साथ साथ करते जाओगे तो आपकी थ्योरी बहुत अच्छी कंप्लीट हो जाएगी। इसके कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। पोषण के आधार पर अनुकूलन ऐसे करते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जो जिम्नोस्पर्मी होते हैं वो खनिज लवण का अवशोषण करने के लिए क्या करते हैं, जड़ों के साथ किसका संबंध है, कवक और सहजीवों का संबंध बना लेते हैं। जैसे माइकोराइजा हो गया, कवक मूल हो गया, इनके साथ क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं। जैसे कुछ पौधे होते हैं, जैसे नाइट्रोजन की कमी के कारण कुछ पौधे किसका भक्षण करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। पत्तियों में विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि ये शिकार को पकड़ने में क्या होती है, आसानी होती है। उसी तरह एक परजीवी मूल होता है, जैसे अमरबेल हो गया, कसकुटा हो गया, इसी को अगरबत्ती भी कहा जाता है। इसमें चूसकांक पाए जाते हैं, जिससे परजीवी पादपों के प्रति क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। फिर जैसे कुछ फलीदार पौधे हो गए जो नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्त्रीकरण करने के लिए उसमें उसकी जड़ों में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, ग्रंथल मूल जड़ें पाई जाती हैं, जो राइजोबियम के साथ क्या बनाती हैं, सहजीवी संबंध बनाती हैं, जिससे नाइट्रोजन का क्या हो जाता है, स्त्रीकरण हो जाता है। इस तरह पादप पोषण के प्रति अपनी परिस्थितियों क्या कर लेते हैं, अनुकूल बना लेते हैं। तो ये लिखता हूँ मैं, पहाड़ी क्षेत्रों में
कौन से क्षेत्रों में? पहाड़ी क्षेत्रों में, जिम्नोस्पर्म पादपों में, जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के पादपों की जड़ों में खनिज लवण पाए जाते हैं। खनिज लवण के अवशोषण को बढ़ाने तथा जड़ों को सुरक्षा हेतु कवक के साथ कौन सा संबंध बनाते हैं? सहजीवी संबंध बनाते हैं। कवक के साथ कौन सा? सहजीवी। जिसमें सहजीवी संबंध वह कहलाता है जिसमें दोनों जीवों को नशा नहीं करता, एक उसको सुरक्षा प्रदान करता है तथा दूसरा उसको क्या करता है? खनिज तथा भोजन उपलब्ध कराता है। सहजीवी संबंध दर्शाते हैं, जैसे कवकमूल, माइकोराइजा, जैसे कवकमूल, इसी को माइकोराइजा भी कहा जाता है। माइकोराइजा यह करते हैं जो जिम्नोस्पर्मी पादप होते हैं वो जड़ों के द्वारा किसका अवशोषण करते हैं? खनिज और किसका? लवण का। खनिज और लवणों का जड़ों के द्वारा किसका करते हैं? अवशोषण कर उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो किसका विकास? कवकों तथा माइकोराइजम का विकास करते हैं। इनमें जड़ों में और माइकोराइजम में किसका संबंध होता है? सहजीविता का संबंध होता है। फिर दूसरी तरह किस तरह अनुकूलन करते हैं? सामान्यतः जो नाइट्रोजन पौधे होते हैं, सामान्यतः नाइट्रोजन की कमी से, मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते जाना, नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में कीटाहारी जो पादप होते हैं, जो कीटों का भक्षण करते हैं, उन्हें कीटाहारी पादप कहा जाता है। कीटाहारी पादप पाए जाते हैं। इनके जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, इसमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है? संरचना होती है। पत्तियां में विशेष प्रकार की किसका निर्माण होता है? संरचनाओं का। पत्तियों में विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण किसके लिए होता है? कीटों का भक्षण करने के लिए विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण कर कीटों का क्या करती हैं? ये शिकार करती हैं। कौन? इसकी पत्तियां। किसकी? जिसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपने घटपर्णी वर्ण का नाम सुना होगा, यूट्रिकुलरिया नाम सुना होगा। इसी तरह फिर तीसरा है जो परजीवी मूल होते हैं ना, परजीवी वो कहलाता है जो दूसरे जीवों पर आश्रित होता है। परजीवी मूल जैसे अमरबेल कह दे,
परजीवी मूल क्या है? अमरबेल, कसकुटा, इसी को अगरबत्ती भी कहा जाता है। कमरबेल अस्कुटा में पाए जाने वाले, इसमें क्या कहलाता है, चूस्कांग पाए जाते हैं। जो पेड़ होता है ना, छोटे छोटे रोम होते हैं, उस पेड़ में धंस जाते हैं और वहाँ से अपने भोजन का क्या करते रहते हैं, अवशोषण करते रहते हैं। पाए जाने वाले चूस्कांग, चुस्कांग, स्टोरिया, स्टोरिया, इस परजीवी पादपों के पोषण में यदि आपको देखने में दिक्कत हो तो थोड़ा और बड़ा लिखूँ मैं, सहायक होते हैं। चूस्कांग पाए जाते हैं, जैसे भोजन को चूसने में क्या होते हैं, सहायक करते हैं। अमरबेल क्या होता है, परजीवी होता है। ये किसी भी, इसमें जड़ें नहीं पाई जाती, ये किसी पौधे पर पूर्णतः आश्रित होता है। फिर जैसे फलीदार उसी तरह पौधे होते हैं। फलीदार पौधों की जड़ों में किसका स्त्रीकरण होता है, नाइट्रोजन का। फलीदार पौधों, फलीदार पौधों की जड़ों में, की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु ग्रंथिल जड़ें, नाइट्रोजन ग्रंथिल जड़ें पाए जाते हैं। किसका स्थिरीकरण करने के लिए, नाइट्रोजन। फलीदार पौधे जैसे मूंग हो गया, सेम हो गई, जो भी उड़द की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, ये जो फलीदार पौधे जितने भी पाए जाते हैं, उसमें सब में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, ग्रंथिल मूल जड़ें पाई जाती हैं। जड़ें पाई जाती हैं, इन जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम, जिसमें राइजोबियम, राइजोबियम समझ में आ रहा, दोबारा लिख देता हूँ मैं। राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु होता है, यह इनके साथ सहजीवी का संबंध बताता है। राइजोबियम जीवाणु को यह क्या करते हैं, राइजोबियम जीवाणु में पोषण उपलब्ध कराता है, जल तथा खनिज पदार्थ उपलब्ध कराता है। ये उसको क्या कर देते हैं, पौधे सुरक्षा प्रदान करते हैं, किसको, राइजोबियम जीवाणु को। सहजीवी रूप में, सहजीवी रूप में वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। यह हो गया वर्गमैन का नियम, हो गया क्या कहलाता है, एलन का हो गया, ग्लोगर का हो गया। फिर पादों में अनुकूलन किस तरह से करते हैं, फिर पोषण किस तरह से होता है। अब ये जैविक क्रिया तथा अनुकूलन किस तरह से होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैविक यांत्रिक अनुकूलन किस तरह से होता है। जैविक एवं यांत्रिक अनुकूलन ये किस तरह से होता है कि जो कुछ जैसे पौधे होते हैं, प्रकाश के प्रति कुछ पौधे क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। जैसे निम्न विकसित पौधे हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। इनके जो सदस्य होते हैं कुछ छायादार स्थानों में पाए जाते हैं, कुछ प्रकाश संश्लेषण तथा उपापचय की जो भी क्रियाएं होती हैं मोटाबॉलिज्म की, वो क्रियाओं को क्या कर देते हैं, धीमे कर देते हैं और प्रकाश में क्या
कौन सी वृद्धि को दर्शाते हैं? समान वृद्धि को दर्शाते हैं। स्थलीतः कुछ पौधे जैसे स्थली काष्ठी पौधों में पाए जाते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए। ये प्रकाश की मात्रा को क्या कर देते हैं? ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे उपापचय की क्रियाएँ क्या हो जाती हैं? और तेज़ी हो जाती हैं। जैसे कुछ गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में भी पौधे पाए जाते हैं। उसमें गर्म और शुष्क क्षेत्रों में अलग अलग पानी की कमी करने के लिए जो गर्म वाले क्षेत्र होते हैं अपने ऊपर मोटी क्यूटिकल का निर्माण कर देते हैं, मोटी एक परत का निर्माण कर देते हैं। कुछ पौधे कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, कुछ गुदों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, जिसमें स्टोमेटा तथा रंध्र होते हैं। तो क्या करते रहते हैं? धंसे रहते हैं, जैसे वाष्प सृजन की क्रिया क्या होती है? कम होती है। कुछ पौधे जैसे प्लावी भी अपने ऊपर होते हैं। प्लावी होने के कारण प्लावी होने के कारण ये पानी में तैरते रहते हैं। पानी में तैरते होने का कारण क्या होता है? क्योंकि इनके ऊतकों में क्या हो जाता है? पानी हो जाता है। कुछ लवणीय मृदा में भी पाए जाते हैं, जैसे राइजोफोरा हो गया, मैग्रीवा हो गया, वनस्पति हो गया। ये इसमें क्या हो जाता है? लवणों का जमा हो जाता है। जब मैग्रोवा वनस्पति होती है, श्वसन नहीं कर पाती, तो ये ज़्यादातर दलदली स्थान जैसे पश्चिम बंगाल हो गया इत्यादि क्षेत्रों में उगते हैं। तो ये श्वसन करने के लिए क्या करते हैं कि अपना जो जड़ें होती हैं ना, ये पानी से क्या निकाल देते हैं? बाहर निकाल देते हैं, जिससे इनको पर्याप्त मात्रा में क्या हो सके? पर्याप्त मात्रा में इनको क्या कर सके? किसका वो अवशोषण हो सके? ऑक्सीजन का अवशोषण कर सके। जैसे गन्ने हो गया, गन्ने में क्या पाए जाते हैं? स्तंभ मूल पाए जाते हैं। जैसे बरगद में गन्ने में अस्तंभ मूल पाए जाते हैं, जबकि बरगद में कौन से मूल पाए जाते हैं? स्तंभ। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गन्नों में किस तरह के मूल होते हैं, तो अस्तंभ गन्नों में होते हैं और स्तंभ किस में होते हैं? बरगद में होते हैं, जो पौधों तथा तनों के सहारा देने के दोनों का काम करते हैं। कौन? स्तंभ तथा और स्तंभ मूल। तो जैविक क्रियाएं समझ में आए? मैं लिखवा देते हैं कि पौधों में प्रकाश के प्रति अनुकूलन पाया जाता है। पौधों में प्रकाश के प्रति क्या पाया जाता है? अनुकूलन पाया जाता है। प्रकाश के प्रति अनुकूलन किस लिए पाया जाता है? क्योंकि जैविक और क्या कर सकते? यांत्रिक क्रियाएं क्या होती रहे? हो सके, इसके प्रति अनुकूलन पाया जाता है। जैसे निम्न विकसित पौधे कौन से क्या कहलाते हैं? जैसे ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। निम्न विकसित पौधे कौन कौन से हैं? जैसे ब्रायोफाइटा, आज पेपर में मेरी फर्स्ट क्लास है, यदि आपको समस्या हो तो फिर मैं और पढ़ा लिखूँगा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के सदस्य छायादार स्थान पर पाए जाते हैं। निम्न विकसित होते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो कौन से स्थान पर पाए जाते हैं? जहाँ पर ज़्यादा गर्म क्षेत्र न हो, यहाँ पर छाया ज़्यादा हो। इनमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण तथा उपापचय की क्रियाएं क्या होती हैं? धीमी हो जाती हैं, जैसे समान प्रकाश में भी क्या कर जाते हैं? वृद्धि कर जाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण किनमें? ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा। इसमें प्रकाश संश्लेषण व उपापचयी क्रियाओं की जो दर होती है ना, धीमी होती है। अतः प्रकाश में भी
ये समान वृद्धि को दर्शाते हैं। प्रकाश में भी कौन सी वृद्धि दर्शाते हैं? समान वृद्धि, न ज़्यादा विकासशील और न ही कम विकासशील। समान वृद्धि दर्शाते हैं कौन? ब्रायोफाइटा और क्रियोडियोफाइटा। ये मैं आपको, यदि आप नोट बना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कुछ स्थलीय पौधे होते हैं जैसे स्थलीय व काष्ठी पौधे। स्थलीय व काष्ठी पौधे जो विकसित होते हैं, जो क्या होते हैं? विकसित। तो स्थलीय व काष्ठी पौधे क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म। स्थल यानी जमीन, काष्ठी मतलब कठोर भाग होता है जिनका, उनको काष्ठी पौधे कहा जाता है। जैसे जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में इसमें प्रकाश संश्लेषण तथा उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में कम होती थी, इसमें ज़्यादा होती हैं। जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में प्रकाश की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होती है। जब प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होगी तो सभी क्रियाएं कैसी होंगी? अच्छी होंगी। अतः प्रकाश संश्लेषण तथा उपापचय क्रियाएं क्या होंगी? प्रकाश संश्लेषण तथा उपापचय क्रियाएं दोनों क्या होंगी? अधिक होंगी। किसमें? जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म पादपों में। नेक्स्ट, गर्म और जो शुष्क क्षेत्रों में पौधे उगते हैं उनमें गर्म, शुष्क एंड मरुस्थलीय स्थान होते हैं, जो गर्म हो क्षेत्र हो तथा मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ किसकी मात्रा कम होती है? जल की। जल भाव रहता है, जल का अभाव रहता है। जैसे राजस्थान वाले क्षेत्र हो गए जो गर्म भी हैं और वहाँ पे मरुस्थल भी होता है। ऐसे क्षेत्रों में कौन से पौधे विकसित होते हैं? ऐसे पौधों जल की कमी को बचाने के लिए, जल की कमी से बचने हेतु क्या करते हैं? मोटी क्यूटिकल का निर्माण करने हेतु, मोटी क्यूटिकल मतलब अपने ऊपर एक मोम जैसी लेयर चढ़ा लेना और पत्तियों को क्या कर लेना? मोटी क्यूटिकल जैसे पत्तियों का कांटों के रूप में रूपांतरित करना। आपने कैक्टस देखा होगा, नागफनी कैक्टस, पत्तियों को कांटों में, पत्तियों का कांटों में
बदल जाना। पत्तियाँ किस में बदल जाती? कांटों में बदल जाना। मसल और गूदेदार होती है। मसल और कभी इन पत्तियों को आप बीच से काट करके देखो, इसमें पानी ही पानी रहेगा। मसल एवं गूदेदार कौन से भाग पाए जाते हैं? तने पाए जाना तथा इसमें धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र वो क्या कहलाते हैं? जिसमें पानी का वाष्प उत्सर्जन होता है। धसे हुए रंध्र यानी स्टोमेटा। स्टोमेटा पाए जाते हैं। किसमें? धसे हुए इसलिए पाए जाते हैं ताकि किसकी क्रिया कम हो सके? वाष्प उत्सर्जन की। ताकि वाष्प उत्सर्जन की ऑक्सीजन की कमी हो सके या कम से कम हो सके। क्या कम से हो सके? वाष्प उत्सर्जन। फिर कुछ उसी तरह जलीय प्लाव होते हैं, ये मैंने समझाया था। जो जलीय पौधे होते हैं उसमें जो प्लावी अवस्था होती है, प्लावी अवस्था वो कहलाते हैं जिसमें जलीय पौधे क्या करते रहते हैं। जैसे तालाब में कुछ जलीय पौधे होते हैं तो ऊपरी वाले सतह में जलाब में क्या होते रहते हैं? तैरते रहते हैं। क्यों तैरते रहते हैं? क्योंकि इसके ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या भर जाती है? वायु भर जाती है। जैसे आपने कमल को देखते हुए जलकुंभी को तैरते हुए देखा होगा। जलीय पौधे को प्लावी अवस्था में जलीय पौधे को प्लावी अवस्था में बनाए रखने के लिए इसमें वायु में भरे क्या पाए जाते हैं? ऊतक पाए जाते हैं। ऊतक समझ में आना है? टिश्यू, इंग्लिश में जिसको टिश्यू कहते हैं। जैसे ब्लड, मनुष्य का क्या है? एक ऊतक पार्ट है। ऊतक जैसे कुछ वैसे लवणी मृदा में पाए जाते हैं। जैसे लवणी मृदा में रहने वाले जो मैग्रेवा होते हैं ना, जहाँ पर लवण की ज़्यादा मात्रा होती है खनिज पदार्थों को, उस मृदा को क्या कहते हैं? लवणी मृदा। लवणी मृदा में रहने वाले पादपों जैसे राइजोफोरा, मैग्रेवा वनस्पतियाँ, राइजोफोर्स तथा मैग्रेवा वनस्पति में पौधों में किनका जमना? लवणों का जमाव। जो भी खनिज होते हैं, मिनरल्स, उनको लवण कहते हैं। लवणों का जमाव होने लगता है ताकि जल क्या बना रहे? संतुलन बना रहे।
भाई लवणों का यदि जमाव नहीं होगा तो जल का क्या ज़्यादा में ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तथा जो जड़ें होती हैं ना, ऐसे में पौधे तथा ऐसे पौधे जब जल दलदली भूमि पर उगते हैं, दलदली भूमि क्या कहलाती है, जहाँ पर पानी की मात्रा अधिक हो, न ज़्यादा पानी। गीले क्षेत्र क्या कहलाते हैं, दलदली क्षेत्रों में। दलदली क्षेत्र जैसे आपने देखा हो, क्या एग्जाम्पल देंगे, जैसे तालाब होता है, तालाब में जो कीचड़ होता है ना, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो, पानी हो, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, दलदली क्षेत्र होते हैं, दलदली भूमि में होते हैं। तो इनकी जड़ें होती हैं ना, भूमि से बाहर आ जाती हैं, किनकी, राइजोस्पर्म तथा मैग्रीवा वनस्पति की। भूमि से क्या हो जाती हैं, बाहर, दलदली दलदली क्षेत्र से भाजन की जड़ें बाहर बाहर किसके लिए आती हैं, श्वसन मूल रेस्पायरेशन रूट्स श्वसन मूल के रूप में, श्वसन मूल के रूप में निकलती हैं। कौन सी जड़ें, श्वसन मूल जड़ें, ताकि किसकी कमी को पूरा कर सकें, ऑक्सीजन को, क्योंकि दलदली क्षेत्र होता है तो उसमें किसकी कमी रहती है, ऑक्सीजन की, ताकि ऑक्सीजन इनको मिल सके। उसी तरह गन्ने, लास्ट है, आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इनके क्वेश्चन बहुत जल्दी लाऊंगा मैं। गन्ने में कौन से मूल पाए जाते हैं, स्तंभ मूल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गन्ने में किस मूल के द्वारा मूल पाए जाते हैं। गन्ने में स्तंभ मूल तथा बरगद में कौन से मूल पाए जाते हैं, तथा गन्ने में अस्तंभ, याद रखना, अस्तंभ, और बरगद में स्तंभ मूल। पौधों के तने एवं इनकी शाखाओं को सहारा देने का क्या करते हैं, काम करते हैं। शाखाओं को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। कौन से दो मूल, और स्तंभ मूल, गन्ने में स्तंभ मूल इसमें कहलाते हैं। आज हम लोगों ने देखो वर्गमान का नियम पढ़ा, उसके बाद क्या कहलाता है, एनल का पढ़ा, फिर ग्लोरन का पढ़ा कि इन्होंने क्या कहा था, जो ठंड प्रदेश में रुधिर प्राणी होते हैं इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। कान का आकार छोटा किसने कहा, जो ठंड रुधिर प्राणी में होते, एलन ने बताया। फिर जो गर्म तथा आर्द्र परिस्थितियाँ होती हैं उसमें बताया कि मेलेनिन का जमाव एवं हो जाता है। मेलेनिन का जमाव मतलब क्या कहलाता है, जैसे आपने ब्लैक रंग के जो मनुष्य होते हैं उसमें मेलेनिन का जमाव क्या हो जाता है। फिर अनुकूलन देखा किस तरह से होता, फिर पोषण में अनुकूलन देखा, लास्ट में क्या कर देखे, जैविक क्रिया देखें। उसके बाद जैविक क्रिया किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से श्वसन मूल कहते हैं, किस तरह से लौड़ी मृदा में जो मैग्रीवा वनस्पतियाँ होती हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौड़ी मृदा में कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, मैग्रीवा, और कौन सी राइजोफोर्स वनस्पतियाँ पाई, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मेरे साथ ही थ्योरी करो, आप साथ साथ नोट बनाते जाओ अपना। जी चैप्टर हो गया, पहला जो चैप्टर हमने क्या किया था, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता किया था।
दूसरा एडॉप्टेशन के लिए कोई तीसरा चैप्टर लेंगे, इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।